मित्रों, मैं प्रदीप झा, नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन का। इसलिए कि एक तो सबसे पहली चीज क्या है कि जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से कल पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया गया है और उस दलित समागम की पूर्व संध्या पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन से 2 विभाग छीन लिए गए। आपको पता है कि जब पिछले वर्ष जनवरी में 28 जनवरी को सरकार का गठन हुआ था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो संतोष कुमार सुमन के हिस्से 3 विभाग आए थे। उन 3 विभागों में से 2 विभाग आज जो है संतोष कुमार सुमन से छीनकर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया। तो ये घटना घटी दलित समागम के पूर्व संध्या पर। एक तरफ जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का दबाव बनाए हुए हैं कि उनका वजन बढ़ाया जाए, उनको भी एनडीए में उतना ही सम्मान मिले जितना सम्मान चिराग पासवान को मिलता है। लेकिन एनडीए है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू जीतन राम मांझी को एक तरह से वो भाव देने को तैयार नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी बार बार 2 तरह से जीतन राम मांझी अपना गेम करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ से जब सभाएं करते हैं जीतन राम मांझी, तो उन सभाओं के दौरान आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर या फिर केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं अपनी ये शिकायत, अपनी ये एक तरह से पीड़ा जाहिर करते हैं कि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सम्मान के वो अधिकारी है। दूसरी तरफ सीटों के लिए भी दबाव बनाते हैं। सीटों का दबाव, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि दिल्ली और झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी को दोनों राज्यों में एक विधानसभा सीटें लड़ने के लिए दी गई, तो जीतन राम मांझी को इस बात की पीड़ा रही कि चिराग पासवान को तो महत्व मिलता है, जनता दल यू को महत्व मिलता है, जनता दल यू को भी झारखंड में भी और दिल्ली में भी चुनाव लड़ने के लिए सीटें मिली, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। मतलब उनको न प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, न अमित शाह, न जेपी नड्डा, और बिहार में अब नीतीश कुमार भी नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, जीतन राम मांझी जो भी प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में असफल क्यों होते जा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप देखिए कि विश्वसनीयता का डिफरेंस है। चिराग पासवान एक तरह से 2014 से लेकर आज 2025 है, जब से वो नरेंद्र मोदी के खेमे में गए, रामविलास पासवान ने अपने मृत्यु से 2 साल पहले एक बात का खुलासा किया था टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कि इस बार जो वो बीजेपी के साथ आए, नरेंद्र मोदी के साथ आए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की थी। चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को कन्विंस किया था कि नहीं, देश के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना ही ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुरक्षित है। और उसी से प्रभावित होकर रामविलास पासवान जो है चिराग पासवान की बात मान लिए और रामविलास जी ने ये बातें कई इंटरव्यू में कहा था कि चिराग पासवान ये हमारी पार्टी का कैप्टन है, हमारी टीम का कैप्टन है। और अपने जीते जी रामविलास पासवान ने एक तरह से चिराग पासवान को अपनी पार्टी की चाबी सौंप दिया था। और हमने देखा कि जब उनके परिवार से उनके चाचा ने भी विद्रोह किया, लेकिन तो उस विद्रोह में, ठीक है, चाचा ने व्यक्तिगत स्तर पर विद्रोह किया, सांसद सब छोड़कर चले गए, लेकिन जो रामविलास पासवान के जो फॉलोअर है, जो रामविलास पासवान के जो समर्थक है, जो चिराग, वो समर्थकों के लिए पशुपति कुमार पारस नहीं बल्कि चिराग पासवान ही उनके नेता बने रहे। तो ये बातें सबसे बड़ी साबित करती है चिराग पासवान की ताकत। चिराग पासवान लगातार 3 चुनावों से, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए गठबंधन में लड़ने के लिए। 7 में से 6 जीत गई। एक नालंदा की सीट मात्र 8000 वोट से लोक जनशक्ति पार्टी नहीं जीत पाई थी, हार गई थी। वहां से जनता दल यू के कौशलेंद्र कुमार ने एलजेपी के सत्यानंद शर्मा को चुनाव हरा दिया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए आप, 7 के बदले 6 सीट लड़ी, 6 वो पर जीत गई लोक जनशक्ति पार्टी। इस बार भी 2024 में इसे संजोग कहिए या प्रयोग कहिए या किस्मत कहिए चिराग पासवान का, इस बार भी 5 सीटें लड़ी लोक जनशक्ति पार्टी, 5 के 5 जीत, 100% स्ट्राइक रेट। पिछले बार भी 100% स्ट्राइक रेट। ठीक है, पहले चुनाव में भी आप कह रहे हो तो 85% का स्ट्राइक रेट। अब इतना बेहतर स्ट्राइक रेट जिसका होगा, नंबर 1, नंबर 2, और चिराग पासवान हर वक्त 2013 से ही, जब से वो नरेंद्र मोदी के साथ गए, तब से ही खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, प्रधानमंत्री के बारे में एक तरह से
अपनी भावना व्यक्त करने के दौरान वो कहते हैं कि मेरे लिए पिता तुल्य है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इस तरह का बयान तो जीतन राम मांझी के तरफ से कभी नहीं आता। जीतन राम मांझी को स्वयं एक तरह से आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्यों उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है जो चिराग पासवान को मिल रहा है। एक तरफा तो कभी भी प्यार होता नहीं है, प्यार तो हर वक्त दो तरफा होता है। ठीक है, तो क्या जैसे हमने देखा कि आज से जीतन राम मांझी जो है कुंभ स्नान भी करके आए, गंगा मैया की महिमा का बखान कर रहे हैं। इससे पहले वो अयोध्या भी होकर आए, राम मंदिर, भगवान राम का, रामलला का दर्शन करके आए राम मंदिर में। लेकिन आप याद कीजिए वही जीतन राम मांझी जब आज से 1.5 साल पहले जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे तो किस प्रकार से उन्होंने भगवान राम के बारे में उल्टा सीधा बातें बोलने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि वो तो हिंदू भी नहीं रहे, अब तो बौद्ध बन चुके हैं। ठीक है, अपने आप को मैंने सनातन जो परंपरा है उससे उसके खिलाफ अपने आप को उन्होंने एक तरह से मजबूत सिपाही के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। तो छने तुष्टा छने रुष्टा, मतलब आपका कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। आप जिस पर जिधर गए देखिए खीर उधरे गए फिर। ठीक है, तो ऐसे तो सबसे बड़ी समस्या है विश्वसनीयता का। जीतन राम मांझी वह विश्वसनीयता पैदा नहीं कर पाए जो विश्वसनीयता चिराग पासवान ने पैदा किया है। कुंभ स्नान आप कर रहे हैं, आज राम लला का दर्शन भी कर रहे हैं, आज आप पूरा सनातन हिंदुत्व सबके पक्ष में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन कल आप अगर बीजेपी से अगर आपकी मनचाही बातें मांगे नहीं मानी गई तो कल बीजेपी ही पूरी नहीं हो जाएगी, बल्कि आपके लिए सनातन धर्म भी पूरा हो जाएगा, आपके लिए हिंदुत्व भी पूरा हो जाएगा, आपके लिए सत्यनारायण भगवान का कथा भी जो है वो भी ढकोसला हो जाएगा। ठीक है, अंधविश्वास हो जाएगा। तो इस प्रकार आप उस समय बौद्ध बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या व्यक्ति का चरित्र भी इतना तेजी से बदलता है? ठीक है, दल बदलता है, दिल कैसे बदल जाएगा भाई? दल बदलेगा, पार्टी बदलेगी, सत्ता बदलेगी, लेकिन आत्मा कैसे बदल जाएगी? ठीक है, तो ये तो सीधा आपकी जीतन राम मांझी की छवि जो जिस प्रकार की उन्होंने खुद से बनाई है, ठीक है, कि कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप मुद्दों के आधार पर जब तक राजनीति नहीं करेंगे, एक स्टैंड लेकर राजनीति नहीं करेंगे, तब तक तो आप कहावत है ना कि डगरा के बैगन वाली स्थिति होती है कि आपने खुद बना लिया है जीतन राम मांझी साहब ये स्थिति कि आपको लोग कोई महत्व नहीं देता। आप यहाँ हैं, एनडीए में है, बीजेपी के साथ है, कल को आप राष्ट्रीय जनता दल में भी गए थे, आपको याद कर लीजिए उस दौर में भी आपकी वही स्थिति थी। आपको वहां भी तेजस्वी यादव वो भाव नहीं देते थे जो अपने अन्य सहयोगियों को दे रहे थे, जो सीपीआईएमएल को देते हैं, वो भाव आपको नहीं मिल रहा था। इसीलिए पिछले बार आप देखेंगे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर आ गए, एनडीए के साथ अंतिम समय में आए थे, मुकेश सहनी बाद में आए, आप पहले आ गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार की आप जब तुरंत के तुरंत आप अपना एक तरह से अपना विचार भी बदल लेते हैं तो फिर सामने वाला भी आपको उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन करता है। इसीलिए जीतन राम मांझी कुंभ नहाइए, राम मंदिर में रामलला का दर्शन भी कीजिए, लेकिन आप जो भी करते हैं आपका अपना एक स्टैंड होना चाहिए और उस स्टैंड को आप निश्चित रूप से उसका मूल्यांकन करते समय समाज हित, राज्य हित का अगर ध्यान रखेंगे, ठीक है, जनहित का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको भी निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको जो भी आपका उचित सम्मान है, हर पार्टी चाहे वो आप किसी के साथ गठबंधन में रहें, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, बीजेपी के साथ, जदयू के साथ, किसी के भी साथ रहेंगे तो आपको वो महत्व मिलेगा। क्योंकि आपका महत्व जो है ना वो पार्टियां तय नहीं करती। आपकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच जो बनती है वही पार्टियों को मजबूर कर देती है आपकी कीमत लगाने के लिए। ठीक है, आज चिराग पासवान से आपको जलन होती है, चिराग पासवान की जो कीमत है वो उनके जन समर्थन के बल पर है। तो आपके पास तो वो जन समर्थन नहीं है, आपकी वो विश्वसनीयता नहीं है, इसीलिए आपकी ये स्थिति है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।